बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल माय हिंदी टीचर में। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ ओल्ड बुक वसंत क्लास 6 की ये पुस्तक है। इसका चैप्टर नंबर 3 नादान दोस्त। नादान दोस्त को लिखा है बच्चों मुंशी प्रेमचंद ने, और इसकी इंग्लिश में ये कहानी चलती है जैक बोर्ड में, द न्यू फ्रेंड्स। तो बच्चों, ये कहानी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए इसको पढ़ती हूँ मैं। केशव के घर कॉर्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कॉर्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मजा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी न रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर्र से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन 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 बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब अगर जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कॉर्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा ना। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए। फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे, और छड़ियां खड़ी होंगी कैसे। केशव बड़ी देर तक किसी उधेड़ बुन में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप ना जाएगी। केशव ने झुंझला कर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोशिश की कोई हिकमत निकालूंगा, यानी कोई कोई नया तरकीब निकालूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। अब दूसरा भाग है बच्चों इसका। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। आपको ये प्रश्न आएगा, बाबूजी क्या काम करते थे, कहाँ गए थे, तो आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा बच्चों। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी। लेकिन
बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके, आंखें बंद किए, मौके का इंतजार कर रहे थे। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गईं, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकिनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उसे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज्यादा दबाव पाता था जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी, यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कॉर्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज से डांटता, अच्छी तरह पकड़, वरना उतरकर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कॉर्निस पर था। बार बार उसका ध्यान ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने ज्यों ही कॉर्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कॉर्निस पर थोड़े तिनके बिखरे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। बच्चों, प्रश्न आएगा अंडे कितने थे तो आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। केशव ने जैसे ही उसको हाथ लगाया, दोनों चिड़िया उड़ गई। एक चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कॉर्निस पर थोड़े से तिनके बिखरे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े थे। कितने अंडे थे? 3 अंडे। कहाँ? कॉर्निस के ऊपर। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, कै बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं? केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चीथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। केशव ने सबसे बड़ी गलती यही कर दी कि उसके अंडों को हाथ लगा दिया। कहते हैं कि मुर्गी जो है, चिड़िया उन अंडों पे नहीं बैठती, उन अंडों को नहीं सेती है जिसको किसी ने हाथ लगा दिया हो। तो बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा श्यामा दौड़कर अपनी अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लेकर आई और केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया। उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। सबसे बड़ी गलती केशव ने यही किया। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, न गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, न भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी, कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर? अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कॉर्निस पर आती थी और बगैर बैठे उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहां की थी वहां रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर न हो जाते? श्यामा, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा न था कि दोपहर को न निकलना। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही।
उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे अंडे न दिखाए थे। इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, या इस कसूर में कि हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे। बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कॉर्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नजर नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ते हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में देखती नहीं है, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया। वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। माँ, तू वहां पहुंचा कैसे? श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? श्यामा, तुमने तो कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं? चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? माँ, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई। केशव केवल इन दिनों तक अपनी गलती पर अफस केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहां फिर न दिखाई दी। इस कहानी को बच्चों प्रेमचंद ने लिखा है। अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे। अंडे कैसे होंगे, किस रंग के होंगे, कितने बड़े होंगे, उनका घोंसला कैसा होगा, चिड़िया कैसी होगी, उसमें से बच्चे कब निकलेंगे। वे आपस में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे? क्योंकि उनकी माताजी घर के काम में व्यस्त रहती थी और पिताजी किताबों में। केशव ने श्यामा से चीथड़े, टोकरी, दाना पानी मांगकर कॉर्निस पर क्यों रखे? क्योंकि चिड़िया के लिए वो कुशन यानी गद्दी बना सके, दाना पानी, ताकि चिड़िया भूखे प्यासे न रहे। इसलिए केशव ने श्यामा से चीथड़े, टोकरी, दाना पानी, टोकरी इसलिए कि उसको छाया कर दे, दाना पानी इसलिए कि वो भूखे न रहें। केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी? केशव और श्यामा को नहीं पता था कि चिड़ियों के अंडों को अगर कोई छू देता है तो चिड़िया अंडे नहीं सेती है। उन्होंने नादानी की। यही नादान दोस्ती ये कहानी इसी पर आधारित है। चलिए बच्चों, इस पाठ को मैं यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों इस पाठ को आप पढ़िएगा ध्यान से। और देखिए यहाँ पर कहानी से आगे भी है, केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाया। यदि उस जगह तुम होते तो क्या अनुमान लगाते और क्या करते? तो अगर आप होते तो क्या अनुमान लगाते?
उन्होंने जैसे अनुमान लगाया बच्चे कितने बड़े होंगे, अंडे कितने बड़े होंगे, अंडे कितने होंगे, किस कलर के होंगे, घोंसला कैसा होगा, वैसे ही आप कुछ और अनुमान लगाते बच्चों। माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए? माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया? क्योंकि बहुत गर्मी थी, लू चल रही थी, माँ ने मना किया था कि दोपहर में बाहर नहीं निकलना है, इसीलिए बच्चों ने नहीं बताया। प्रेमचंद ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा। तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे? बच्चों, आप अपनी पसंद से नादान दोस्त इसलिए कि वो दोस्त तो वो उसने तो चिड़िया का भला ही सोचा था, पर वो नादान थे केशव और श्यामा, तभी उन्होंने अंडों को हाथ लगाया, इसलिए नादान दोस्त है। आप कुछ और भी सोचकर इसका शीर्षक यानी इस पाठ का नाम रख सकते हैं। भाषा की बात, श्यामा माँ से बोली, मैंने आपकी बातचीत सुन ली है। ऊपर दिए गए का उदाहरण में मैंने का प्रयोग श्यामा के लिए और आपकी का प्रयोग माँ के लिए हो रहा है। जब सर्वनाम का प्रयोग करने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे के लिए हो तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में से 3 प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनाम के नीचे रेखा खींचिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए उन्होंने है, उनकी है, और कोई यहाँ पे दिख नहीं रहा है। उसने है, ये सारी चीजें बच्चों पुरुषवाचक सर्वनाम है। तगड़े बच्चे, मसालेदार सब्जी, बड़ा अंडा, यहाँ रेखांकित शब्द क्रमशः बच्चे, सब्जी और अंडे की विशेषता यानी गुण बता रहे हैं, इसलिए ऐसे विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें व्यक्ति या वस्तु के अच्छे बुरे हर तरह के गुण आते हैं। तुम गुणवाचक के 4 विशेषण लिखो और उनके वाक्य बनाओ। तो बच्चों, आप बहुत सारा बना सकते हैं। बड़ा अंडा है तो आप बना सकते हैं कि पीला अंडा, आप कुछ भी बना सकते हैं। मसालेदार सब्जी है तो स्वादिष्ट सब्जी बना सकते हैं। तगड़े बच्चे हैं तो मोटा बच्चा लिख सकते हैं। आपका जो मन करे वो, काला आदमी, लंबा आदमी, छोटा आदमी, आपको जो मन करे बच्चे उसको लिख सकते हैं। ये देखिए, ये सारे रेखांकित शब्द को क्रिया है। इसमें केशव ने झुझला कर कहा, केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, जो अंडरलाइन वर्ड है उनको देखिएगा। केशव घबरा कर उठा, केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिका कर कहा, और श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा। अब देखिए बच्चों, झुझलाना, बनाना, घबराना, टिकाना, गिड़गिड़ाना, ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखो। ये शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि कहने, बोलने और उठने की क्रिया जैसे क्रिया हुई। कर वाले शब्दों से क्रिया विशेषण होने की एक पहचान यह भी है, ये अक्सर क्रिया से ठीक पहले आते हैं। अब तुम भी इन 5 क्रिया विशेषणों का वाक्यों में प्रयोग करो। तो बच्चों, आपको इनका वाक्यों में प्रयोग करना है। ये देखिए, नीचे नीचे प्रेमचंद की कहानी सत्याग्रह का एक अंश दिया है। तुम इसे पढ़ोगे तो पाओगे कि विराम चिन्हों के बिना यह अंश अधूरा सा है। तुम आवश्यकता के अनुसार उचित जगहों पर विराम चिन्ह लगा सकते। उसी समय एक खुमचे वाला जाता दिखाई दिया। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम का प्रयोग करना है बच्चों। यहाँ पे देखिए पूर्ण विराम कैसे होता है, आपको बता देती हूँ। ये पूर्ण विराम, यहाँ 11 बज चुके थे, कौमा, चारों तरफ सन्नाटा छा गया था, पूर्ण विराम। पंडित जी ने बुलाया, खुमचे वाले, खुमचे वाले, खुमचे वाले, खुमचे वाले, वाला कहिए, क्या दूं, क्या दूं के बाद प्रश्नवाचक। भूख लगाई, भूख लगाई, न अन्न जल छोड़ना साधुओं का काम है। यहाँ भी है के बाद भी बच्चों पूर्ण विराम। अरे हाँ, चाहे तो महीने पड़े रहे और भूख न लगे, तुझे तो केवल इसलिए बुलाया है कि जरा लगे, तुझे तो केवल इसलिए बुलाया है कि कौमा, कि जरा अपनी कुप्पी दे, मुझे दे दूं, दे देखूं तो वहां क्या रेंग रहा है, पूर्ण विराम। वहां क्या रेंग रहा है, पूर्ण विराम ने प्रश्नवाचक। मुझे भय होता है, भय होता है यानी डर लगता है, पूर्ण विराम। ऐसे करके बच्चों इसको बना लीजिए। और चलिए बच्चों, इसको मैं यही समाप्त करती हूँ। मेरा मेन मकसद था आपको
कहानी नादान दोस्त पढ़ाने का, आपको पढ़ना सिखाने का। इस कहानी द न्यू फ्रेंड्स मुंशी प्रेमचंद की इंग्लिश स्टोरी है, उसी का ये हिंदी अनुवाद है। इसको मेरा पढ़ाने का उद्देश्य था बच्चों, ताकि आपको मैं बता सकूं। चलिए बच्चों, मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए लेटेस्ट वीडियो जब भी लेकर आऊंगी तो मेरा वीडियो आप तक पहुंच जाएगा बच्चों। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और शेयर और कमेंट। धन्यवाद बच्चों।